सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि आपके संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट अधलघुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। नायकः का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। नायकः, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो नायकः है, नायकः का संधि विच्छेद होगा नय धन अकः, नय धन अकः, और ये हो जाएगा नायकः। यहाँ पर औ की नहीं बल्कि ए की मात्रा होगी, ठीक है। नय धन अकः नायकः हो जाएगा। और इसमें अयादि संधि है, तो ए और ए के बाद कोई असमान स्वर जब आता है तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए नायकः हो गया है। क्या हो गया है? नायकः हो गया है। और ओ का अव और अव का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है, ठीक है। तो ये अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, तो गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो ये गत्वा हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार अयुड़ रीलऋक। तो देखिए पहला जो सूत्र है वो है अयुड़ रीलऋक। जो लास्ट वाला वर्ण होता है, ये दो सूत्र यहाँ पर मैंने लिखे। लास्ट वाला वर्ण जो होता है उसके नीचे हलंत होता है, तो हलंत वाले वर्णों को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आ को लेंगे, ई को लेंगे, उ को लेंगे, री को लेंगे, री को लेंगे। तो ये 5 वर्ण हो गए, आ ई उ रील री। और ठीक है, इस तरीके से ये हो गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। यहाँ पर हमने जो जिनके नीचे हलंत लगा है उन वर्णों को हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एक बार क्लास को देख लीजिए या फिर मास्टर क्लास को देख लीजिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जो संस्कृत है आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, गुण किसे कहते हैं? तो अ ए ओ वर्णों को गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वृद्धि में कौन से वर्ण आते हैं? तो वृद्धि में आ ए औ वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती है। जैसे कि जब हम का वर्ग के वर्णों को बोलते हैं, का खा गा घा, तो हम कंठ का उपयोग करते हैं, गले से आवाज निकलती है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो अभ्यांतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईशत, फिर विवृत, विवृत ईशत और विवृत और संवृत। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पृष्ट प्रयत्न में क से म तक के वर्ण सभी वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो नासिका के सहारे अंगा या अणा नाम सभी वर्गों के 5वें वर्ण जो हैं उनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, नासिका से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। प वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो प वर्ग का मतलब प फ ब भ म वर्णों के समूह से है। जैसे कि क वर्ग में का खा ग घ अंग, इस तरीके से। च वर्ग में च छ ज झ य, तो इस तरीके से प वर्ग में प फ ब भ म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस ऐसे आप याद रखिए। ट वर्ग का मूर्धा है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। त वर्ग का दंत हो गया और प वर्ग का ओष्ठ हो गया। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस इस तरीके से आप बिल्कुल याद किए रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन उच्चारण वाला गलत नहीं होगा एग्जाम में।
ठीक है, तो इस तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो चा वर्ग का तालु हो गया यहाँ पर। तो चा, छा, जा, झा सबका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो अभी मैंने आपको बताया क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ से यहाँ पर आप देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण होता है और यहाँ पर अ और आ का भी उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। तो ये जो नदी है ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है। तो नदी दोस्तों द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो नदी शब्द रूप को अगर हम पढ़ते हैं तो नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी। तो यहाँ पर नदी ही दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। दोस्तों जब हम पितृ शब्द रूप चलाते हैं तो पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृभ्य। तो यहाँ पर देखिए पित्रे जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताइए। तो दोस्तों मातृ शब्द रूप भी इसी तरीके से पिता की तरह ही है। माता, मात्रो, मात्र, मात्रम, मात्रो, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रोः, मातृणाम। तो मातुः यहाँ पर देखिए है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है और यही यहाँ पर पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखिए। अस्मद शब्द रूप दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, अस्माकम होता है षष्ठी बहुवचन में रूप। इस तरीके से अस्माकम आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इस तरीके से अस्माकम। ये सब मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करना आप लोगों को बताया है, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोग प्लीज क्लासेस को देख लीजिए या फिर मास्टर क्लास, सारे विषयों की मास्टर क्लास में कहूंगी देख लीजिए ताकि हर विषय आपका अच्छा हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? संस्कृत की बात करें तो दीर्घ स्वर जो है 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस पृष्ठ प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं? तो इस पृष्ठ प्रयत्न में का से यहाँ पर माँ होगा, का से माँ तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, का से माँ तक के। क्वेश्चन नंबर 61 है, उ और य के उच्चारण में क्या समानता? उ और य, उ को जब हम उ का उच्चारण करते हैं तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ आप बोल के देखिए, उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। और विवृत जो प्रयत्न है वो विवृत है, जबकि य का जो उच्चारण स्थान है वो य आप बोल के देखिए, य आप बोलोगे तो ताल उसे इसका उच्चारण स्थान होता है और इसका जो प्रयत्न है वो ईशत स्पष्ट है, स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद ही होना चाहिए। तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत जब, गड, दश, तो ज, ब, ग, ड, द यही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और इसीलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, वृद्धि रेची किस संधि का सूत्र है? तो इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, व्यंजन संधि कब होती है? तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर व्यंजन संधि बनती है, यानी कि व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन से स्वर के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, समास किसे कहते हैं? तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना। तो दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल आए, उसे हम समास कहते हैं। जैसे माता पिता को हम पितरौ कहते हैं, तो माता पिता लिखने में ज्यादा जगह लग रही है और पितरौ लिखने में कम जगह लग रही है, यानी कि संक्षेप कर दिया हमने, इसको छोटा कर दिया। तो समास का मतलब ही होता है छोटा करना, संक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समास, जैसे कि प्रतिदिन हुआ,
इसके अलावा तत्पुरुष समास जैसे कि राजपुरुष हुआ, इसी प्रकार कर्मधारय समास महाकवि हुआ। इसके बाद द्विगु समास चौराहा, तिराहा, ये सब इसके एग्जाम्पल है, नवरत्न। इसके बाद द्वंद्व समास माता पिता, भाई बहन। फिर बहुब्रीहि समास जैसे कि लंबोदर हुआ, चंद्रशेखर हुआ, इस तरीके से, ठीक है, त्रिलोचन हुआ, ये सब बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है। तो ये 6 भेद होते हैं टोटल। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो भी मैंने आपको बताया, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रारब्ध मुंत मजा, प्रारब्ध मुंत मजमा न परित्यजंती, श्लोकांश का क्या अर्थ है? तो उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना उसको नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं वो चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं काम में, अगर उन्होंने काम को शुरू कर दिया है तो वह काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाते हैं, यानी कि बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम, यही है युष्मद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र है कतुरिप्सी ततमम कर्म, कतुरिप्सी ततमम कर्म। ये दोस्तों ये सूत्र है कर्म कारक का या कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। तो कतुरिप्सी ततमम कर्म। क्वेश्चन नंबर 72 है, श्याम बुद्धिमान लड़का है, इसका संस्कृत में अनुवाद करिए। तो श्याम बुद्धिमान बालकः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, ये सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप देख रहे हो। वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों वर्गों के जो पंचम वर्ण है जैसे कि अंगा, इया, अणा, न, म, तो वर्गों के जो पंचम वर्ण है अंगा, इया, अड़ा, न, म, इन्हीं की बात हो रही है। अंगा, इया, अड़ा, न और म की बात हो रही है। तो ये जो अंतिम वर्ण है सभी वर्गों के, ये माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से अयुड़, रिल, रिक, एओंग, एओच, इस तरीके से पढ़ते हुए आप जाओगे तो आपको लास्ट वाली जो लाइन होगी उसमें मिलेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 74 है, पितरों शब्द का समास विग्रह। पितरों मतलब माता पिता, तो माताश्च पिताश्च, इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही आसान सा प्रश्न, या रा लावा को हम किस नाम से जानते हैं? तो या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से या रा लावा को अंतस्थ नाम से हम जानते हैं या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो तालु से इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई, छोटी ई, और यहाँ पर आप देखिए च वर्ण और य और ये वाला जो श होता है शलजम वाला, इन सभी का उच्चारण तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, त और थ का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो ता का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, यहाँ पर कंठ लिखा है, त थ द ध। तो त वर्ग का क्या होता है? दंत होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और जो कंठ है ये क वर्ग का होता है, क ख ग घ। अ का होता है, ह का होता है, विसर्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत में ये वाला श भी आता है, ठीक है, दंत के उच्चारण में। तो छोटा सा जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे राम धन ईश, रमा धन ईश होगा दोस्तों, रमा धन ईश रमेश। तो दो वर्णों के मेल को हम सिंपल सा ऐसे ही बोल सकते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को ही हम संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईश रमेश, विद्या धन आलय विद्यालय, इस तरीके से।
हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि यानी कि प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे रथ धन आरूढ़, रथारूढ़। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे कि वाक धन ईश, तो यहाँ क में देखिए क आधा है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि क में अ नहीं है। तो क क्या है? व्यंजन केवल बचा हुआ है और व्यंजन का यहाँ पर योग किससे हो रहा है? बड़ी ई है, यानी कि ये क्या है? स्वर है। तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, ये हो गया वाक धन ईश, बागीश हो गया। सत धन चित, सचित, यहाँ पर भी व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो ये सचित हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर बिंदु रहेगा छात्र धन तिष्ठति, यहाँ पर विसर्ग रहेगा छात्र धन तिष्ठति, छात्रस्तिष्ठति हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं दोस्तों। एचो अय आय आवह किसका सूत्र है? तो एचो अय वयावह, यह अयादि संधि का सूत्र होता है, क्योंकि ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बालक मातरम प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो मातरम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को, तो बालक माता को प्रणाम कर रहा है तो कर्ता ने कर्म को आ रहा है तो को मतलब को किस में आता है? कर्म कारक जो है उसका चिन्ह होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, तो नदीषु में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है और इसमें सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 87 है, गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति। तो नमः जहां पर आपको दिखे नमः स्वस्ति स्वाहा, उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है और चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक मतलब चतुर्थी विभक्ति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बलिम याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलिम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो अनुस्वार का देखिए धर्मम धनचर, धर्मंचर और अनुनासिक का दिक धननाथ, दिंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद हम करेंगे तो संधि का नाम भी लिखना है हमें। तो वाक धन मयम, वांगमयम, और ये क्या है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 91 है, परोपकार है शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है, पर धन उपकारः, परोपकारः। मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो मातुः, मात्राः, मातृणाम्। क्वेश्चन नंबर 93 है, सुनना यानी कि श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो श्रीणति, श्रीणुतः, श्रीणवन्ति। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। पठ धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो पठ मतलब पढ़ना होता है, लट लकार यानी कि सबसे पहले वर्तमान काल दिया हुआ तो पठति, पठतः, पठन्ति। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में कैसे इसको लर्न करना है मैंने आपको मास्टर क्लास में बताया है, क्लासेस में भी बताया है। तो एक बार आप लोग प्लीज देख करके ही जाइएगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये आपका ऋट लकार यानी कि भविष्य काल है। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। फिर लंग लकार आ गया भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम।
फिर आते हैं लोट लकार, आज्ञा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। फिर विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा पूरा जो पठ धातु है उसके सभी यहाँ पर पांचों लकारों में आपने रूप देख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, ध्रुमा पाए अपादानम सूत्र किससे संबंधित है? तो ये अपादान कारक का सूत्र है, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 95 तक आज कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के वीडियोस को आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, राजन पवन सीरीज को पढ़िए, ताकि जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। और जब एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और दोस्तों अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और आपको सारे विषयों के नोट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे ऐप को डाउनलोड करने में तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे आप तो आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे सारे। और आपको डाउनलोड करने के बाद ऐप को सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी वीडियो, पूरी पीडीएफ सब आपको वहां पर मिलेगी। अलग से आपको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।